तो आज जब हम समझते हैं आज वेरिएबल्स क्या होता है। तो देखो, जिस तरह हमारा घर होता है, ठीक है, हम घर का नाम दे देते हैं, जैसे हवा महल। इस घर के अंदर तुम रहते हो, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लो कोई डेटा है, उसको हमें मेमोरी के अंदर रखना है, तो उसे भी तो एक जगह चाहिए, उसे भी तो एक घर चाहिए। तो चलो हमने एक इसका घर बना दिया, यानी कि इसके लिए एक मेमोरी हमने एलोकेट कर दिया। अब इसके घर का नाम भी हमें देना पड़ेगा। तो इसके घर का नाम मान लो हमने ए रख दिया। तो देखो ऐसे हम स्टोर करते हैं ना, A = 10। तो ये ए क्या है, इसके घर का नाम है, यानी कि इसके मेमोरी लोकेशन का नाम है कि ये कहाँ पे एलोकेट हुआ है, उसके जगह का नाम ए, ठीक है। तो ये ए नाम की जगह पर जाकर जो 10 डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मतलब ये जो हमारा डेटा जहाँ पर जाकर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, उस जगह का नाम क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल का यूज़ क्या होता है, तो हम इसकी हेल्प से, इस वेरिएबल की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं रैम के अंदर, ठीक है। और अपडेट भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इंट नम = 10। यहाँ नम एक वेरिएबल है, यह नम क्या है, एक वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू 10 को स्टोर कर रहा है। यानी कि ये जो 10 है वो नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रैम में नम के लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था A = 10 बन गया, तो अब रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो गया और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या था, ए। तो उसी तरह यहाँ पर जब इंट नम = 10 करके हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो नम के लिए एक मेमोरी रैम के अंदर एलोकेट हो जाएगी और उस जगह का नाम क्या होगा, नम नाम होगा, ठीक है, जहाँ पर 10 जाकर स्टोर हो जाएगा। हर वेरिएबल का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है जिसमें उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। देखो जैसे हमने A = 10 लिख दिया। अब इसका ये जो 10 जहाँ पर स्टोर होगा, जिस जगह पर स्टोर होगा उसका लोकेशन, और नम = 10, या मान लो B = 5 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर B = 5 के लिए एक लोकेशन बन गया। तो ये दोनों क्या होगा, यूनिक होगा। ये जो दोनों लोकेशन है ये यूनिक होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जितना भी वेरिएबल बनता है उनके लिए अलग अलग, यानी कि यूनिक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होता है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब क्या, कि हम जैसे देखो इंट काउंट लिख दिए 5, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि काउंटिंग करने जा रहे हैं या काउंटिंग कर रहे हैं, और काउंट का अभी हमारा 5वां चल रहा है, 5वां काउंट हमारा चल रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये काउंट के लिए यूज हुआ है, ये मीनिंगफुल है। अब दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, इंट एज = 20। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम इस वेरिएबल में एज स्टोर किए हैं, एज का डाटा स्टोर किए हैं। अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे इंट BCD = 3। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ तो मान लो कंपाइल उसमें एग्जीक्यूट जब प्रोग्राम करेंगे तो चल जाएगा, बट यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि BCD क्या है, किस चीज़ के लिए डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है। तो इसलिए हम मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये भी चीज़ थोड़ा समझ लो। देखो जैसे इंट _काउंट = 10 ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अंडरस्कोर से स्टार्ट करके काउंट = 10 लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं इंट काउंट डायरेक्ट बिना अंडरस्कोर के 10। हम ऐसा नहीं लिखेंगे इंट, सॉरी थोड़ा तिरछा हो रहा है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे इंट 1 काउंट = 10। ये लिखेंगे तो ये इरर शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले नंबर नहीं लिखेंगे। मतलब अगर हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर हम नंबर नहीं रखेंगे, ठीक है। हम बाद में या बीच में नंबर रख सकते हैं, CO1UNT ऐसे लिख सकते हैं, या COUNT1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हाँ, वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। चलो सही हो गया, समझ गए। अब ये देखो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, रिजर्व्ड कीवर्ड इंट क्लास स्टैटिक ETC को वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ही कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड होते हैं C# के अंदर जिनसे हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो इंट पहले से ही डिफाइंड है C# के अंदर, बुल पहले से ही डिफाइंड है C# के अंदर। अब मान लो तुम्हें लिखना है, और भी कई सारे हैं, फ्लोट है, कैर है, ठीक है, क्लास है। ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड हैं जो कि C# के अंदर पहले से ही डिफाइंड है और इनका मीनिंग भी C# को पता है। अब ऐसा तुम नहीं लिख सकते हो कि इंट
और वेरिएबल का नाम लिख दिया क्लास इक्वल टू 4। अब तुम कहोगे कि ये प्रोग्राम चल क्यों नहीं रहा। भाई ये पहले से ही डिफाइंड है, इसे सी शार्प को इसका मतलब पता है कि क्लास क्या होता है, और तुम इसे वेरिएबल्स को समझाने, वेरिएबल बनाने पे तुले हुए हो, तो ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो हम दूसरा कुछ नाम लिख सकते हैं सिवाय इन रिजर्व कीवर्ड के। हम ऐसा लिख सकते हैं इंट काउंट इक्वल टू 4। अब काउंट जो है वो रिजर्व कीवर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोग्राम चल जाएगा। देखो सी शार्प में वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंट ए इक्वल टू 25। एज एक वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एज क्या है, एक वेरिएबल है जो कि 25 नाम का इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। देखो इंट क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है। ठीक है, एज क्या वेरिएबल का नाम है, और 25 क्या असाइन की गई वैल्यू है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया वेरिएबल। अब आगे हम समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है। आ जाओ समझते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो देखो एक वेरिएबल हम बनाते हैं ए इक्वल टू 5। ठीक है, अब ए इक्वल टू 5 हमने लिख दिया, बट ए को कैसे पता चलेगा कि ये जो 5 लिखा है इसका डेटा टाइप क्या है, मतलब ये किस टाइप का डेटा है, इसे तो पता नहीं चल रहा है। तो इसे बताने के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर इंट। अब इस वेरिएबल को पता चल जाएगा, अच्छा ये जो 5 मैंने लिखा है उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह का डेटा है। तो ये इंटीजर डेटा है, इसे पता चल गया किसकी हेल्प से, ये जो डेटा टाइप मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है। ये बता रहा है किसको, वेरिएबल को बता रहा है कि भाई जो तुम्हारे अंदर डेटा स्टोर हुआ है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो वही लिखा है डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। अब मान लो मैंने लिख दिया फ्लोट बी इक्वल टू 3.4f। ठीक है, अब ये जो बी वेरिएबल है इसको किसकी हेल्प से पता चल रहा है, इस डेटा टाइप की हेल्प से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो ये वैल्यू स्टोर हो रही है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ये जो बी है ये समझ रहा है कि ये जो 3.4f है वो क्या है, ये फ्लोट है। तो ये डेटा टाइप की हेल्प से समझ ले रहा है। और एक मान लो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैर सी इक्वल टू ए। अब यहाँ पर इस सी वेरिएबल को पता चल जा रहा है इस कैर की हेल्प से, ये जो मैंने डेटा लिखा है यहाँ पर ए वो कैर टाइप का है। ठीक है, तो ये बता रहा है डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा, मतलब ये जो डेटा टाइप है वो सी को बता रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर किस टाइप का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और क्या करता है डेटा टाइप, क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो डिटरमाइंस द साइज रेंज एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। और भी चीज़ें बताता है डेटा टाइप कि ये जो डेटा जो स्टोर हो रहा है ए के अंदर उसका साइज कितना है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका साइज कितना है। तो यहाँ से अगर हमने इंट यूज़ किया, इंट डेटा टाइप, तो इसका साइज होगा 4 बाइट। ठीक है, फ्लोट यूज किया तो इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट। कैर यूज किया तो हमें कितना होगा इसका साइज, 2 बाइट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल को पता चल जाएगा किसकी हेल्प से, वेरी डेटा टाइप की हेल्प से वेरिएबल को पता चल जाएगा कि इस जो डेटा है उसका साइज कितना है। और एक और चीज़ डेटा टाइप को पता चलेगा कि उसका ऑपरेशंस, उस डेटा पे हम कौन कौन सी ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने इंट लिख दिया, अब डेटा टाइप को पता चल जाएगा अच्छा हम इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। अब कैर लिख दिया तो इसको पता चल जाएगा अच्छा इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर हमें इरर शो करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें, डेटा टाइप की हेल्प से हमें ऑपरेशंस कौन कौन से करने हैं वो भी पता चल जाते हैं। अब आगे देखो, वैसे तो डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है सी शार्प डेटा टाइप्स। ठीक है, बट हम जो मोस्टली यूज होते हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे, फिर बाद में मैं इन डेटा टाइप्स को भी कवर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेते हैं इन डेटा टाइप्स को भी। सी शार्प डेटा टाइप्स, वैल्यू डेटा टाइप्स होते हैं, पॉइंटर डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। तो वैल्यू डेटा टाइप के अंदर प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड में इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कैर होता है। ठीक है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में इन्यूमरेशन और स्ट्रक्चर। ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है इसे यूजर यानी कि डेवलपर यानी कि हम लोग भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, और प्री डिफाइंड ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं सी शार्प के अंदर, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कैर। ठीक है, और देखो रेफरेंस डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट होता है और स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्लास और इंटरफेस हो जाएंगे। तो हम लोग कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर, इंट, स्ट्रिंग, बूल, कोर, कैर और फ्लोट को देखेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। इंट क्या होता है, नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। तो जिससे देखो मैंने लिख दिया इंट काउंट इक्वल टू 100। तो यहाँ पर अब काउंट वेरिएबल को पता चल जाएगा अच्छा ये जो 100 लिखा है इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो नंबर्स अगर हमें लिखना है
जहाँ पर हमें डेसिमल नहीं यूज़ करना है तो हम वहाँ पर इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इंट एज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी का एज डेसिमल में तो होता नहीं है, तो वहाँ पर हम इंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग किस लिए यूज करेंगे, टेक्स्ट को स्टोर करना है, तो जैसे मान लो किसी को मैसेज करना है, स्ट्रिंग मैसेज हेलो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें अपना नाम लिखना है, स्ट्रिंग नेम, मान लो तुम्हारा, मेरा नाम है कोड लवर, तो मैंने लिख दिया किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। बुल में क्या होगा, जैसे मान लो कोई स्विच होता है, स्विच में क्या होता है, ऑफ होता है या ऑन होता है, ठीक है। यानी कि दो ही स्टेट होता है, एक ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अगर हमें इसका डेटा स्टोर करना है तो हम कहाँ स्टोर करेंगे, बुल के अंदर स्टोर करेंगे। मतलब ट्रू फॉल्स अगर स्टोर करना है कोई डेटा को तो हम किस में स्टोर करेंगे, बुल के अंदर स्टोर करेंगे। कैर, कैर क्या होता है, अगर हमें कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमें क्लास के अंदर अगर मान लो किसी का 90+ नंबर आ गया तो उससे क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। तो इसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं, इसको हम कैर में स्टोर कर सकते हैं। कैर, सॉरी मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मिटा के। हाँ, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कैर ग्रेड इक्वल टू ए, ठीक है। ये हो गया। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में हम डेसिमल, अगर किसी मान लो हमें डेसिमल में कोई वैल्यू स्टोर करना है तो हम फ्लोट की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं, फ्लोट लिखे, फिर मान लो हमने पाई लिखा यहाँ पर इक्वल टू 3.14 और एफ लिख दिया, ठीक है। तो हम फ्लोट के अंदर, फ्लोट की हेल्प से हम डेसिमल वाले वैल्यूज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो चलो ये तो हो गया डेटा टाइप। तो आ जाओ अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में। तो चलो हम ये मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन है ना, इसके अंदर हम अपने डेटा टाइप और वेरिएबल को लिखेंगे और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट डेटा टाइप को बनाते हैं। इसका नाम हमने, या वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं काउंट। अब इसमें हम डेटा असाइन करते हैं 5, ठीक है। चलो इसे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है, CONSOLE कंसोल डॉट राइट और लाइन, ठीक है। अब हम इसमें ब्रैकेट जो बनाया है इसके अंदर हम लिख देंगे काउंट, यानी कि वेरिएबल का नाम। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब चलो हम फ्लोट का भी एक बना लेते हैं वेरिएबल, इंट, सॉरी फ्लोट, FLOAT, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 एफ, ठीक है। एक बार और हमें लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई। अब देखते हैं क्या आ रहा है, तो देखो 3.14 भी प्रिंट हो गया है। अब इस तरह हम कैर भी बना लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी। यहाँ यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम था सी, वो यहाँ पर हम लिख देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है। देखो ए भी प्रिंट हो गया। और हमने क्या सीखा था, स्ट्रिंग सीखा था। चलो स्ट्रिंग भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम मान लो हमने लिख दिया, कोड लवर, सेमी कॉलन लगा दिया। अब हम यहाँ पर फिर से कंसोल, सॉरी, तो कंसोल का जो सी रहेगा वो कैपिटल से रहेगा, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, और वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे, नेम, क्योंकि हमें नेम जो स्ट्रिंग वाला था डेटा टाइप उसका वेरिएबल हमें प्रिंट करना था। तो देखते हैं ये वाला प्रिंट होता है कि नहीं। देखो यहाँ पर कोड लवर आउटपुट में आ गया है। और एक लास्ट और कौन सा था, बूल था, बुलियन, ठीक है। तो बूल हम देख लेते हैं, इज़ एक्टिव, मान लो कोई बटन है वो एक्टिव है कि नहीं, तो उस हिसाब से हमने इज़ एक्टिव वेरिएबल बना लिया। अब इसे मान लो हमने ट्रू रख दिया और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंसोल में ये प्रिंट होता है कि नहीं। इज़ एक्टिव, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा है
और हमने इसे रन कर दिया। तो देखो ये ट्रू यहाँ पर हमने लिखा था वो यहाँ पर शो हो गया। तो हमने सक्सेसफुली अपना सारा जो डेटा टाइप और वेरिएबल थे उन्हें हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है।